चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक सिलेबस कोड। बेसिकली अगर बात की जाए तो हम केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं ओ लेवल्स की, जिसका कोड बेसिकली है कि 5070। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, ये नोट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइप हुए पड़े हैं, कुछ वर्ड्स हैं जो उनसे वो हैंड रिटन है। ठीक है, जो हैंड रिटन वर्ड्स हैं वो बेसिकली की वर्ड्स हैं, तो आपने ज़रा उनको अपने जहन में रखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। चलें जी, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम की डेफिनेशन। ओके, अब एटम की दो डेफिनेशन हैं। नंबर 1, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये तो अपने याद रखनी है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। डेफिनेशन 2 जो है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हमारे पास ये दो डेफिनेशन है एटम्स के। आप कोई सी भी लिख दें पेपर में, बेशक ये वाली लिख दें या ये वाली लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल की भी दो डेफिनेशन है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और डेफिनेशन 2 जो हमारे पास है वो है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बेसिकली मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो कभी भी सिंगुलर एटम का नहीं होता। मतलब देखें, अगर खाली H है हमारे पास, तो खाली जो H है ना वो हमारे मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, वो एटम है हमारे पास। डेफिनेशन क्या कहती है हमसे, 2 और मोर देन 2। मतलब कि मॉलिक्यूल, अगर हम किसी चीज़ को कह सकते हैं ना, किसी कंपाउंड को मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर 2 एटम, एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए। लाइक देखें एग्जांपल्स यहाँ पे देख लें, H2O2 CO2 H2O, किसी के अंदर भी सिंगल एटम नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूल के लिए हमारे पास क्या होना शर्त है, हमारे पास एक उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया है कि मॉलिक्यूल के लिए एटलीस्ट 2 एटम होने चाहिए। ठीक है, ओके, होपफुली आपको क्लियर होगा ये। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दो तरह से हमारे पास हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए जी, अगर हम देखें ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ तो हमारे पास एक है मैक्रो मॉलिक्यूल्स और एक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके, आगे ये मैक्रो और माइक्रो हैं कि ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ एटम्स के बिहाफ पे, तो हमारे पास मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ट्राई एटॉमिक है और पॉली एटॉमिक है। मोनो मीन्स 1, डाई एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर 2 एटम्स हों, ट्राई एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर 3 एटम्स हों, और पॉली एटॉमिक मीन्स जिसके अंदर, पॉली मीन्स बेसिकली मैनी होता है। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। चलिए देखें जी, अब आगे हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक है, दीज आर द स्मॉल, यानी कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी स्मॉल, यानी कि जो स्मॉल टाइनी मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं माइक्रो। माइक्रो का मतलब वैसे भी छोटा होता है। ठीक है, इन साइज और डिस्क्रीट एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई, मतलब कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन आई से नज़र नहीं आ सकते, इतने छोटे होते हैं। हमें कभी नज़र थोड़ी आता है कि और हवा के अंदर, अब जैसे हम बैठे हुए हैं, हमें नज़र थोड़ी आ रहा है कि ये O2 घूम रही है हमारे इधर, हालांकि है, हमें नज़र नहीं ना आ रहा। तो यही मिसाल है, यही एग्जांपल है। यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन, ओजोन, CO2 और ये H2। ठीक है, आगे देखें मैक्रो मॉलिक्यूल्स विच आर बिगर वन, जैसे सैंड, लाइक फर्स्ट हम पहले वो पढ़ लेते हैं ना डेफिनेशन। दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी बिग, लार्ज इन साइज एंड कैन बी ऑब्जर्व विद नेकेड आई, मतलब जो ह्यूमन आई से देखे जा सकते हैं। तो उसके अंदर देखें अब आप, सैंड मीन्स रेत, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, सैंड, ये सारे कार्बन फैमिली है, बेसिकली सारी कार्बन फैमिली लिखी हुई है। ठीक है, अब आगे हम एग्जाम्पल जो हमने पीछे पढ़ा था ना, मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, देखें मोनोएटॉमिक जिसके अंदर सारे एक जैसे एटम होंगे, मतलब कि देखें अब हीलियम है, वो डायटोमिक नहीं है ना, तो वो होती है मोनोटॉमिक, क्योंकि उसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, उसको रिएक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के साथ, उसका ऑलरेडी जो यानी कि वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो मोनोटॉमिक है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो देखें मोनोटॉमिक कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम, जहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑल नोबल गैसेस। ठीक है, उनका रिप्रेजेंट भी इसी तरीके से होता है। ठीक है,
देखें इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक साइज़ के सारे मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। देखिए मैंने एक साइज़ के बनाए हुए हैं, एक साइज़ के सारे, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसका छोटा बड़ा होगा तो उसका मतलब होगा हमारे पास क्या है, ये डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। तो सेम इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए सेम इस तरह का हमारे पास MCQ आता है। वो कहते हैं कि बताएं इसके अंदर क्या कहते हैं, वो MCQ आता है, उसमें कहते हैं कि बताएं मिक्सचर कौन सा है, एलिमेंट कौन सा है, कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना जो मोनोटॉमिक होगा, मोनोटॉमिक मीन्स सेम सारे होंगे, ठीक है, सेम साइज़ का होना चाहिए। जब अगर आपसे वो कह दें कि बनाने के लिए बनाएं मोनोटॉमिक, तो सारे सेम साइज़ के बनाने हैं आपने, ठीक है, और जोड़ना नहीं है आपस में, इनको अलग-अलग रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें अगर डायटोमिक की, जो टू और ये क्या कहते हैं, टू सिमिलर और डिसिमिलर, यहाँ बात हो रही है डायटोमिक की, ठीक है। डायटोमिक के अंदर टू सेम भी हो सकते हैं और यानी कि डिसिमिलर भी हो सकते हैं, सिमिलर और डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सिमिलर वाले की एग्जांपल है, वो मेरे से गलती से ये वाला जो सा है, ये गलती से मुझसे ज़रा अलग बन गया है, सॉरी फॉर दैट, बट ये साथ होना चाहिए था, ठीक है। चलिए इतना कोई बड़ा इशू नहीं, मैंने आपको बता दिया, ये साथ साथ बनानी है। डायटोमिक मीन्स जिसके अंदर टू एटम्स होंगे, ठीक है। अब वो सिमिलर भी हो सकते हैं। ये वाला जो पहली रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, ये ज़रा क्या कहते हैं, ये वाली, ये सिमिलर वाले की, ठीक है, मैं S लिख देता हूँ, ठीक है। और ये डिफरेंट वाले की मैं डिफरेंट लिख देता हूँ, ठीक है, D लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफरेंट वाले देखें, एक छोटा एक बड़ा है और इसके अंदर दोनों सेम है, तो ये सिमिलर वाला हो गया, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। देखिए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राई मतलब 3, तो जिसके अंदर 3 होंगे, ठीक है। अब वो 3 सेम भी हो सकते हैं, 3 डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन होने 3 चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सिमिलर और 3 डिसिमिलर आइटम्स, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, ठीक है। पॉलीटॉमिक के अंदर भी यही है, और पॉलीटॉमिक की एग्जांपल मैंने आपको दे दी है, ये ज़रा बस 2-3 ये आपने याद रखिए, रट्टा मार रहे हैं किस्म से इनको, P4 एंड S8, ओके। देखिए जो मेन चैप्टर है हमारा, वो बेसिकली यहाँ से, वो पीछे तो डेफिनेशंस थी सिर्फ, अब जो मेन जो कंसेप्ट सीन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए अब ज़रा मेरे से समझ लें आप इसको, चलिए अब ज़रा देखिएगा, जो बीच में है, जहाँ पे ये लाइन मैंने लिखा हुआ न्यूक्लियस, सबसे जो सेंटर में है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास बेसिकली होता है क्या, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। उसके बाद जहाँ पे ये E लिखा हुआ है, ये E तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन जिस चीज़ के अंदर, जिस चीज़ के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं वो, शेल्स, ओके। शेल्स भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, ऑर्बिट्स भी कह सकते हैं, ओके। और जो इसके दरमियान में स्पेस है, इसको कहते हैं, ये बेसिकली हमारे यानी कि हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन ये इसको कहते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस को अगर हम ना भी याद रखें तो भी चलेगा, ठीक है। आगे मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन्स, अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसके ऊपर कभी कभार क्वेश्चन भी आ जाता है, और कभी कभार क्या मोस्टली आता है क्वेश्चन, और इसके ऊपर हमारे पास MCQs भी आ जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है वो है -1, प्रोटॉन्स का चार्ज +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, ओके। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1840, 1 and 1, प्रोटॉन का भी मैस 1 है और न्यूट्रॉन का भी मैस 1 है। इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि हमने भी ऊपर देखा, ये ऑर्बिट्स के अंदर होते हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा आगे कभी कभार, अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हमारे पास कोई फ़र्ज़ करें कोई रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है, उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और वो न्यूट्रॉन्स वगैरह निकल रहे हैं, जैसे वो अल्फ़ा बीटा वो डिके होते हैं ना, वो फिजिक्स में पढ़ते हैं हम, तो वो यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास फ़र्ज़ करें ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट है, नीचे एक पॉजिटिव क्या कहते हैं नेगेटिव प्लेट है, तो जो है अब पॉजिटिव प्लेट के ऊपर यानी कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं ना, पॉजिटिव के ऊपर जाएंगे नेगेटिव वाले, और क्या कहते हैं नेगेटिव वाले के ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वाले, ठीक है। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो मैस है वो इसके 1 की बजाय कितना कम है, खुद देखें यहाँ पे, देखें प्रोटॉन का जो मैस है वो 1 है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो है 1/1840 है, तो खुद अंदाज़ा लगाएं कितना कम है। तो जो बेंड होगा ना, ये बेंड, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा बेंड होंगे, और जो है वो प्रोटॉन्स है वो कम बेंड होंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, आपको आया भी हुआ है पास्ट पेपर में, वो दिखाता है, ज़रा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे उसके अंदर कि कब आंसर क्या होगा। इसका आंसर यही था, जो इलेक्ट्रॉन्स था
जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो ज़्यादा बेंड होने थे, जो इलेक्ट्रॉन्स वाली लाइन है वो ज़्यादा बेंड होनी थी, और जो प्रोटॉन्स वाली है वो कम बेंड होनी थी, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात कर लें तो इसकी बात कर लेते हैं हम एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर बेसिकली सेम ही होता है, ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, वो जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके। इसको हम जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओके, डन, दैट्स ग्रेट, ओके। सो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू अ न्यूट्रल एटम। याद रखिए कि न्यूट्रल ज़रूरी है, ठीक है। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम नहीं होते, क्योंकि प्रोटॉन्स फिर बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव होगा तो एक कम हो, यानी पॉजिटिव होगा तो कम होंगे, नेगेटिव होगा तो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो अगर हम कहें कि इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स भी कहें ना एटॉमिक नंबर को, तो वो न्यूट्रल एटम होना चाहिए, ठीक है। होप ये आपको क्लियर होगा। आगे हम देखते हैं सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटॉन नंबर। इट इज़ द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज एवरी एटम हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। पता होता है हम पीरियोडिक टेबल के अंदर किस तरह ढूंढ लेते हैं एटम, जब हम पेपर दे रहे होते हैं, या वैसे हमें कैसे पता चलता है, हम पीरियोडिक टेबल से देखते हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। उसके बाद इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर्स। तो ओके, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखनी है। कभी कभार एमसीक्यू में आता है, क्वेश्चन में तो ये मुश्किल ही आएगा, ठीक है। वैसे आ भी सकता है, क्या पता कैम्ब्रिज का। आगे एटॉमिक मास और न्यूक्लियन नंबर, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे 6-7 से करते आते होते हैं ये। आगे रिलेटिव एटॉमिक मास, हाँ ये ज़रा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ 1/12 ऑफ द कार्बन। यानी कि जो हर उसका एटॉमिक मास है ना हर एलिमेंट का, उसको कंपेयर किया हुआ है हमने कार्बन के 1/12 से, ठीक है। इससे हमने कंपेयर किया हुआ है उसको, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इसको AR से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेट मी राइट ओवर हियर, ये ओके। It is the mass of one molecule of a compound as compared to the mass of 1/12 of the same है, ओके, बस थोड़ा डिफरेंट है। आगे देखिए आइसोटोप्स। Isotopes, atoms of the same element having the same number of protons and electrons but different number of neutrons. It is known as isotope. Okay? कोई इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसके अंदर भी, ज़रा सिंपल सा और इजी सा मेथड था, और क्या कहते हैं वो कॉन्सेप्ट है आइसोटोप का। तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम होते हैं, प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, ठीक है। और न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, प्रोटॉन सेम होगा तो, और क्या कहते हैं न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे तो बेसिकली वो क्या होगा, आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर होंगे। दूसरी डेफिनेशन जो हमारे पास आइसोटोप्स की वो है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट न्यूक्लियर नंबर। बात वही है, ज़रा डिफरेंट वर्ड्स में करके कहा है, बात वही की है, ठीक है। और आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम हो जाएंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकता है डिफरेंट हो, लाइक उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो। अभी मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से होते हैं, वो भी देख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो देख लें जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास हैं वो मेल्टिंग पॉइंट है, कलर है, डेंसिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, सोल्यूबिलिटी है, और MR या फिजिकल स्टेट है, ठीक है। तो अगर यानी कि क्या कहते हैं हमारे पास जो आइसोटोप्स है ना, उनकी ये जो हैं ये चीज़ें तो उनकी चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं है कि अब H2O है तो क्या कहते हैं अगर वो उसका ये नहीं है कि उसका कोई आइसोटोप है तो अब वो अल्कोहल बन जाएगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। बस ये चीज़ें चेंज होंगी जो फिज़िकल हैं, बाकी ना फार्मूला चेंज होगा ना कुछ चेंज होगा, बस उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो ये इस बॉक्स के अंदर लिखी हुई हैं ये चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था पॉइंट। आगे ये बड़ा मज़े का यानी कि बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, ये तो ईजी सा है कि किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। तो ये कोई इतना कोई मुश्किल काम तो है नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहला जो शेल होता है ना हमारे पास, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं के, ठीक है। दूसरे को हम कहते हैं L, और इसके ऊपर भी अगर कोई आ जाए उसको कहते हैं हम M, ओके। और N, इस तरह K से शुरू होकर आगे हम ऑनवर्ड चलते जाते हैं, ठीक है। नाउ जी अब रूल सुन लें। रूल ये है कि फर्स्ट शेल जो है ना वो हमेशा डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, ठीक है।
जो फर्स्ट शेल है वो ऑलवेज क्या करता है, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, डुप्लेट रूल। ओके, डुप्लेट रूल के अंदर क्या है कि 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हम उसके अंदर शो कर सकते कभी भी, किसी भी सूरत में। फर्स्ट शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे, ठीक है, ये याद कर लें, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड शेल, उसके अंदर हमारे पास वो फॉलो करता है हमारे पास ऑक्टेट रूल को। लेट मी राइट आउट ओवर हियर। ओके, सेकंड शेल जो है वो हमारे पास करता है ऑक्टेट रूल को फॉलो, ठीक है, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल ये है कि इसके अंदर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं शो कर सकते, ठीक है। अब जो थर्ड रूल है उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, वो होता है कि उसके अंदर 18 कर सकते हैं, लेकिन हमारी स्टेज पे इस ओ लेवल तक हम उसके अंदर भी 8 ही करते हैं। अगर उसके अंदर 18 आ रहे हैं लेकिन हमारे पास 8 करके हम फोर्थ शेल पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, 18 शो नहीं करते उसके अंदर भी। ओके, होपफुली आपको क्लियर होगा। अभी आगे भी देख लेते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द रेडिएशन बाय एन एलिमेंट। आइसोटोप्स ऑफ सच एलिमेंट्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, मतलब जिसके अंदर से अल्फा बीटा गैमा निकल रही हों, ये क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन वही है ना। आगे ये ज़रा इंपॉर्टेंट, ये कभी कभार आ जाता है, तो ये आप देख लें। कोबाल्ट 60 जो सा वो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Iodine I31 it is used for the treatment of thyroid glands. U-235 it is used as nuclear fuel in nuclear reactors. Okay, तो ये कोई बस ये आपने याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं, ठीक है। नहीं जी भाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको काफ़ी कम स्टूडेंट्स को इसका पता होता है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ तो ये होती हैं एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एक MCQ है आपके एज ए प्रैक्टिस के लिए, तो ये देखें A B C ये ऑप्शन है, MGCANANE, इनके अंदर अब देख रहे हैं हमने किस ऑप्शन के अंदर सब के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, किस रो के पास, तो जिस रो के पास हैं वो हमारे पास क्या हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये कोई ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। की पॉइंट्स जो हैं इसके वही हैं कि इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ना कोई गेन हुआ होगा ना कोई लूज़ हुआ होगा, तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम रिप्रेजेंट्स द ग्रुप नंबर, ठीक है। जो वैलेंस शेल किसको कहते हैं, जो लास्ट शेल होता है, ठीक है। वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास ग्रुप नंबर को करते हैं। अब ग्रुप नंबर क्या होता है देखें ना आप ज़रा, मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है वो बेसिकली इस तरह, कुछ एलिमेंट्स उसके अंदर इस तरह हैं, कुछ इस तरह जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाली अरेंजमेंट है ना, ये इस तरह, जिसको हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास होती है रो, ठीक है, और इसको हम कहते हैं पीरियड भी कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास आ रही हो इस तरह, हमारे पास इस तरह करके, ठीक है, ऊपर से नीचे, उसको हम कहते हैं ग्रुप, ठीक है। तो बस ये है कि जो इस तरह जाएगी हमारे पास उसको हम कहते हैं रो, और इस तरह करके जो हमारे पास यानी कि नीचे को जो रो आ रही, यानी कि फ़र्ज़ करें ना, देखें इस तरह का पीरियोडिक टेबल है, ये हमारे पास जो ये है ये रो है, अगर हम फॉरवर्ड जाएं और अगर हम आएँ तो ये एक ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है ग्रुप्स का और पीरियड्स का, बाकी कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो भाई आगे हमारे पास आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो ये कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है, बेसिक सी बात है और सिंपल सी बात है, इसको तो बच्चा कर लेगा। बस उसको ये पता होना चाहिए कि अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम ए किसको कहते थे और जी किसको कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ए से हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जी से हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियन नंबर, जस्ट प्रोटॉन नंबर को यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देना हमने न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड सम ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उसका सम कर दें तो हमारे पास वो बनता है न्यूक्लियन नंबर। अब न्यूक्लियन नंबर के अंदर से अगर हम प्रोटॉन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वो क्या कहते हैं उसको, हमारे पास वेट कॉल आ गया जी, सॉरी फॉर दैट। ओके, सब्ट्रैक्ट द प्रोटॉन नंबर फ्रॉम द न्यूक्लियन नंबर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इन एन एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मे बी मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
देखें जी बेसिकली ये जो है हमारे पास ये है हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैं इसको हाइड्रोजन कह देता हूँ, ठीक है, ये है हमारे पास, सॉरी एज यू नो इसके पास इसका जो प्रोटॉन नंबर है वो क्या है, 1 है। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 है प्रोटॉन और 0 है न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब मैं आपको ज़रा समझाता हूँ डेफिनेशन ये क्या कह रही है। प्रोटॉन्स, एक मिनट, इन एन एटम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मे बी इक्वल, तो इसके अंदर तो इक्वल नहीं है, और मे बी ग्रेटर मोर देन, तो मोर देन भी नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो ये एग्जांपल इसलिए थी, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन कम होता है प्रोटॉन से, एज़ यूजुअल बाकियों में ज़्यादा होता है और यह इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इधर। इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन देयर इज़ नो न्यूट्रॉन, इट हैज़ ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, लिखा भी हुआ आपने बस, ठीक है। जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको पहले बता के भी आया था, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू शेल्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बेसिकली हमारे पास मैंने आपको ऊपर भी बताया कि किस तरह करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अ फार्मूला इज़ यूज्ड, ये डैश के अंदर, अ फार्मूला इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनटू अ शेल, बट दिस फार्मूला इज़ एप्लीकेबल अप टू ऑर्बिट नंबर 4। ये ऑर्बिट नंबर 4 के ऊपर से है, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट नंबर 4 से नीचे नीचे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी जो बेसिकली जो 2-3 तक ही जाती है हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्योंकि इतना कोई हाई स्टेज तो है नहीं, ऑर्डिनरी लेवल है। तो देखिए ऑर्बिट नंबर 1 को हम कहते हैं के शेल, दूसरे को हम कहते हैं LMN, ठीक है। तो आगे देखें, अब उसने हमसे कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बस वैसे ही लगा दी, यानी कि ये एक एज ए आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, इसलिए ये बस अपलोड किया ये। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब सबसे पहले तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए क्या, कि जो छोटी वैल्यू होती है ना, अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोटॉन नंबर वो हमेशा नीचे ही लिखेगा या प्रोटॉन नंबर हमेशा ऊपर ही लिखेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखिए प्रोटॉन नंबर हमेशा देखो इस तरह होता है ना, हमारे पास एक 23 है, ये 11 है, ठीक है। जो भी हमारे पास हमेशा छोटी फिगर होगी ना वो हमारे पास प्रोटॉन नंबर होगा, ठीक है, बस ये याद रखें। ये रटा ना हमारे के ऊपर प्रोटॉन होता है, नीचे प्रोटॉन होता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, बस जो छोटी फिगर है ना वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है प्रोटॉन नंबर, ठीक है। तो हमने इसकी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलें जी देख लें न्यूट्रल एटम के, ठीक है। तो देखें के शेल, फर्स्ट शेल जो है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास L है, L के अंदर हमारे पास कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 और 8 10 हो गए, अभी भी 11 इलेक्ट्रॉन है, तो एक बच रहा है। तो M के अंदर हमारे पास कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस तरह इसको शो कर देना हमने, ठीक है। सबसे पहले बीच में एक न्यूक्लियस बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये बनाना है फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर हमें पता है कि हमारे पास डुप्लेट रूल फॉलो होता है, इसके अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं सिर्फ। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन है उसके अंदर हमारे पास 8 होंगे, उसके बाद 18 आ सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे हम 8 ही शो करते हैं, बाकी को हम नेक्स्ट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बेसिकली हमारे पास 3 तक ही आएंगे ज़्यादातर, 4 वाला कोई बड़ा रेयर कोई चांस है, ठीक है। तो इतना सा चैप्टर था बस ये। तो अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, नीचे कमेंट्स में बता दें। बाकी आई विल ट्राई टू, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताएं, यानी कि मैं आपको ज़रा और इजी मेथड में बता दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स।